बिलासपुर गांव में सुरेश नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। सुरेश के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। वे दोनों खुद रूखा सूखा खाकर उसे अच्छा खाना खिलाते थे। एक दिन सुरेश की माँ उसके पिताजी से कहती है, अजी, मुझे एक बात का बहुत डर लगता है। अगर हमारा सुरेश भी मदन की तरह शहर में जाकर हमें भूल जाए तो हम किसके सहारे जिएंगे? अरे भाग्यवान, तुम थोड़ा ज्यादा ही चिंता करती हो। हमारे बेटे सुरेश को हमने बहुत ही परेशानियों के साथ बड़ा किया है। वह कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हम उसके सुख और सफलता के लिए सभी सुख और सुविधा से दूर हैं। हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे हमें तकलीफ हो। आपकी बात तो ठीक है, पर अगर कभी सुरेश ने हमारे साथ कुछ गलत किया, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। इसी तरह दोनों बातें कर रहे थे। तभी वहां पर सुरेश आ जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आज भी मुझे नौकरी नहीं मिली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बड़े आदमी बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। बेटा, इतना चिंता क्यों करते हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल जो बनाया है, नौकरी तुमसे दूर नहीं रह सकती। अरे ओ भाग्यवान, तुम बैठे बैठे क्या हमारा मुंह देख रही हो? बेटा इतना थक हार के घर आया है, जल्दी से उसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। सुरेश की माँ उसके पिताजी के कहे मुताबिक सुरेश के लिए खाना लेकर आती है। खाना देखकर सुरेश अपनी माँ से कहता है, माँ, सिर्फ मेरी थाली? आप लोगों ने क्या खाना खा लिया है? तुम खा लो और खाकर अपने कमरे में जाकर आराम करो। उसके बाद हम दोनों खाना खा लेंगे। सुरेश अपने माँ के मुंह से ये बातें सुनकर जल्दी जल्दी खाना खाकर खत्म करता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। सुरेश की माँ उसके बाद अपने और उसके पिताजी के लिए रूखा सूखा खाना लाती है और वह खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। देखना भाग्यवान, हमारे बेटे के खुशी के लिए इतना बलिदान विफल नहीं जाएगा। सुरेश के नौकरी के बाद हम बहुत ही स्वादिष्ट अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, और वह भी थाली भर भर के। इसी तरह दोनों बहुत ही आशा के साथ जैसे तैसे करके अपना गुजारा करते, पर कभी भी सुरेश को कोई भी तकलीफ होने नहीं देते। दूसरे दिन सुबह होते ही सुरेश नौकरी की तलाश में बस स्टैंड पर जाता है। तभी वह देखता है शहर से एक बस आता है और उस बस से सुरेश का दोस्त मदन उतरता है। सुरेश मदन को देखते ही बहुत खुश हो जाता है और उसके पास जाता है। अरे भाई मदन, बहुत दिन बाद गांव में आए हो। शहर के हालचाल तो सब ठीक है ना? हाँ भाई, मैं तो शहर में बहुत मस्त हूँ। और तू बता कैसा है? क्या कोई नौकरी मिली? भाई मदन, चलते चलते अभी तक 50 जूते फट गए, पर नौकरी नहीं मिली। अगर तू शहर में कोई बंदोबस्त कर दे तो तेरी बड़ी मेहरबानी हो। हाँ ठीक है, ठीक है। मेरे हाथ में एक नौकरी तो है, पर एक समस्या है। भाई क्या समस्या है? मैं सारी समस्याओं का सामना कर सकता हूँ। यार, नौकरी बहुत अच्छी है और पगार तो और भी अच्छी है। तुझे रहने के लिए कमरा भी मिलेगा, पर समस्या इतनी है कि तुझे 1 लाख घूस देना पड़ेगा। अरे बाप रे, 1 लाख? मैंने तो जिंदगी में इतना पैसा एक साथ कभी भी नहीं देखा। तू तो हमारे घर का हाल सब कुछ ही जानता है। छोड़ ये बात, चल मैं अभी चलता हूँ, बाद में बात करेंगे। अरे यार सुरेश, तू तो इतने में ही ठंडा पड़ गया। तेरे पिताजी के घर और सारे खेत मिलाकर 1-1.5 लाख तो हो ही जाएंगे। क्यों ना तू वे सब कुछ बेचकर उस पैसों से घूस देकर नौकरी ज्वाइन कर ले, नहीं तो इस गांव में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करनी पड़ेगी। हाँ मदन, तेरी बात तो ठीक है, पर अगर मैं सब कुछ बेच दूंगा तो मेरे माता पिता कहाँ रहेंगे? अरे यार, नौकरी पाने पर तुझे एक प्लॉट भी तो मिलेगा। प्लॉट में आराम से रखना अपने मम्मी पापा को लेकर। वहाँ पर उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। और मैं भी गांव की सारी संपत्ति बेचने ही आया हूँ, और मैं अपने पिताजी को भी साथ ले जाने आया हूँ। तू अपने माता पिता को इस बात के लिए राजी कर, मैं तेरा सारा बंदोबस्त कर दूंगा। सुरेश मदन की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर वापस आता है। घर वापस आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, मदन शहर से घर वापस आया है और वह अपने साथ अपने पिताजी को भी शहर ले जाने आया है। और वह कह रहा था
शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी है, पर उस नौकरी के लिए मुझे 1 लाख देना पड़ेगा। पर बेटा तुम घर के हाल तो जानते हो, हम तुम्हारे लिए थोड़े थोड़े पैसे तो जमा करते हैं, पर 7 जन्मों में भी हम 1 लाख का जुगाड़ नहीं कर सकते। पिताजी, अगर मैं 1 लाख देकर नौकरी ज्वाइन कर लूं, तो मुझे अच्छी सैलरी और एक प्लॉट भी मिलेगा रहने के लिए। क्यों ना हम अपनी सारी संपत्ति बेचकर शहर चले जाएं और वह पैसा हम घूस देकर नौकरी हासिल कर लें। मुझे नौकरी भी मिल जाएगी और आप लोगों को रहने के लिए घर भी मिल जाएगा। देखो बेटा, हमारे पास सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम जो ठीक समझो, पर कभी भी हमसे अलग मत होना। हम खाना बगैर रह सकते हैं, पर तुम्हारे बगैर नहीं। सुरेश के पिताजी ये कहकर पूरी संपत्ति जमींदार के पास बेच देते हैं और सारा पैसा लाकर सुरेश को दे देते हैं। सुरेश पैसा देखकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरे दिन सभी अपना बोरिया बिस्तर लेकर मदन के साथ शहर चले जाते हैं और मदन भी अपने पिता के साथ साथ उन लोगों को अपने कमरे में रखता है। उसके बाद मदन सुरेश को लेकर नौकरी की बात करने चला जाता है। बॉस के हाथों में पैसा रखते ही सुरेश को नौकरी भी मिल जाती है और नौकरी के साथ साथ उसे रहने के लिए एक कमरा भी मिल जाता है। उसके बाद सुरेश के माता पिता मदन के घर से सुरेश के कमरे में रहने चले जाते हैं और वे दोनों अपने बेटे के साथ उसी छोटे से कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी एक दिन मदन सुरेश से कहता है, अरे यार, मैं अपने पिताजी से परेशान हो गया हूँ। उस बुढ़े की वजह से मैं अपने दोस्तों को अपने कमरे में भी नहीं ला सकता। पर मदन, तुम्हारे पिताजी ने किया ही क्या है? ऐसे गवार जाहिल इंसानों की वजह से हमें ऑफिस में कोई भाव ही नहीं देता। वे लोग हमें गांव का भूत समझते हैं। हम लोग जितना भी ऑफिस में काम कर लें, उन लोगों की वजह से कोई भी हमें इतना महत्व नहीं देगा। हाँ यार, तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है। वे लोग शहर में जरूर आ गए हैं, पर अपना पहनावा और गांव वालों की तरह बातें करना अभी तक नहीं भूले। मुझे तो बिल्डिंग में उन लोगों के लिए हर बार ही शर्मिंदा होना पड़ता है, पर मैं तुझे कभी भी इस बारे में बता नहीं पाता। वे हमारे माता पिता हैं, हम लोग उनका कुछ कर भी तो नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? शहर में बहुत सारे वृद्धाश्रम है। शहर के सभी लोग अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में ही रखते हैं और हमें यहाँ पर सिर्फ काम ही करना नहीं है, हमें यहाँ पर अपनी मनपसंद लड़की के साथ शादी करके बसना भी है। इसीलिए हमें अभी से पैसों की बचत करनी होगी और उन लोगों के रहने से हम कभी भी ये नहीं कर सकते। हाँ यार, तेरी बात एकदम ठीक है। मैं आज ही अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। उन्हें अपने घर पर रखकर मैं और अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकता। सुरेश ये कहकर अपने माता पिता को कुछ कहे बगैर ही वृद्धाश्रम में लेकर जाता है। अरे बेटा, तुम हमें कहाँ लेकर आए हो? तुम हमें किसी से मिलवाना चाहते हो? मैं आपको किसी से मिलवाने नहीं लाया हूँ, मैं आप दोनों को यहाँ पर रखने आया हूँ। आज से आप दोनों यहाँ पर रहेंगे और मैं आप लोगों को झेल नहीं सकता। आप लोगों की वजह से मुझे पड़ोसियों के सामने हर बार शर्मिंदा होना पड़ता है। अरे बेटा, तू हमसे किस जन्म का बदला ले रहा है? मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। तू यहाँ हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहा है? माँ, तुम अपनी नौटंकी तो बंद ही करो। तुम लोगों की वजह से ही कभी भी मेरा सपना पूरा नहीं होगा। आज मदन भी अपने पिता को यहाँ पर छोड़ने आएगा। सब एक साथ मजे से रहिए। मैं कभी कभी आप लोगों को देखने आ जाया करूँगा। सुरेश ये कहकर उन दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद मदन भी आकर अपने पिता को वहां पर रखकर चले जाता है। सुरेश के माता पिता और मदन के पिताजी अपने बच्चों का यह व्यवहार देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। सुरेश की मां अपने बेटे के लिए रोते रोते बीमार पड़ जाती है। कुछ दिनों में बीमारी से सुरेश की मां मर जाती है। सुरेश की मां मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। हम लोगों ने उसके भविष्य संवारने के लिए अपनी सुख शांति का बलिदान दिया, पर उसने अपने खातिर हम लोगों को ही वृद्धाश्रम में फेंक दिया। अब मैं उसे बताऊंगी, जब माता पिता क्रोधित होते हैं तो बच्चों पर उसका कैसा असर पड़ता है। चुड़ैल ये कहकर सीधा अपने बेटे सुरेश के पास जाती है। सुरेश के घर पर जाते ही चुड़ैल देखती है मदन सुरेश बैठकर बातें कर रहे हैं। चुड़ैल क्रोधित होकर उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है।
चुड़ैल को देखते ही दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे मैया रे, ये चुड़ैल कहाँ से टपक पड़ी? अरे वे चुड़ैल माई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल भाग यहाँ से, भाग भाग। मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है, पर मैं तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। चुड़ैल ये कहकर सुरेश और मदन का गला पकड़ लेती है। अगर कल सुबह होने के साथ साथ तुम लोगों ने अपने अपने पिता को वृद्धाश्रम से लेकर नहीं आए तो देख लेना मैं तुम लोगों का क्या हाल करूंगी। अगर मेरे कहने से बचना चाहते हो, जो मैं कहती हूँ वैसा ही करना। चुड़ैल ये कहकर वहां से गायब हो जाती है। चुड़ैल की बात सुनकर सुरेश और मदन को अपनी गलती का पछतावा होता है। दूसरे दिन वे दोनों जाकर वृद्धाश्रम से अपने पिता को लेकर आते हैं और उन लोगों की अच्छी तरह देखभाल करते हैं। इन दोनों को तो मैंने सबक सिखा दिया, पर वृद्धाश्रम में ऐसे बहुत से बूढ़े माँ बाप हैं जिनके बच्चे उन्हें मरने के लिए छोड़कर चले गए हैं। अब धीरे धीरे सबको रास्ते पर लाना होगा।